हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2 अपरिमेय संख्याएं, जो कि आपकी किताब में पेज 6 से लेकर पेज 9 तक हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछले अनुच्छेद में परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और साथ ही साथ q शून्य के बराबर नहीं होता है। परंतु कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें ही हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं। ग्रीस या यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने हमें इन अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई और 0.11101110 और फिर 111110 और इसी प्रकार से आगे और अंक आते जाएंगे। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अभी आगे और भी हम जानेंगे इन अपरिमेय संख्याओं के बारे में। पाइथागोरस के अनुयायी जो थे उन्होंने सिद्ध किया था कि √2 या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, और साथ ही साथ साइरीन के थियोडोरस ने हमें यह बताया था कि √3, √5 या वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12, वर्गमूल 13, वर्गमूल 14, वर्गमूल 15 और वर्गमूल 17 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बारे में थियोडोरस ने हमें बताया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यह पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है या उसका जो परिवार होता है उसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। और हमने यह भी जाना था कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया था। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर अद्वितीय शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं इसका अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके जैसा दूसरा न हो। अर्थात हम जब ये कहते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है या किया जा सकता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी वास्तविक संख्या हो उसे संख्या रेखा पर
एक और केवल एक ही बिंदु के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, उसे दो बिंदुओं से नहीं निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी हम कर सकते हैं कि संख्या रेखा के यह भी हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अर्थात हम संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु ले लें तो वह एक वास्तविक संख्या को, एक और केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, अर्थात अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यानी संख्या रेखा का एक बिंदु कभी भी दो वास्तविक संख्याओं को निरूपित नहीं करेगा, और यही कारण है कि हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। और ये बात हमें किसने बताई? जर्मनी के दो गणितज्ञ थे, 1870 में उन्होंने हमको यह बताया था। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके चित्र भी दिए गए हैं आपकी किताब में, आकृति 1.4 और आकृति 1.5 में। जी कैंटर और आर डेडेकिन, इन गणितज्ञों ने ही इस बात को हमें बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को बताया क्या, सिद्ध किया था उन्होंने कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है, और साथ ही साथ संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इसे इन दोनों जर्मन गणितज्ञों ने सिद्ध करके कई विधियों से सिद्ध करके इस बात को हमें बताया था। अब हम बात करते हैं उदाहरण 3 की, जो कि आपकी किताब में पेज 8 पर है, आप देख रहे होंगे। इस उदाहरण 3 को समझने का प्रयास करेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसे आप सबसे पहले हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के सवालों को या प्रश्नों को आप हल करेंगे, और जिस भी प्रश्न को हल करने में कठिनाई आएगी उसे आप मुझसे पूछेंगे। तो हम उदाहरण 3 को देखें। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए, ये कहा गया। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए या निरूपित कीजिए। तो इसे करने के लिए यूनानी जो गणितज्ञ थे उन्होंने हमें किस तरीके से इसे निरूपित करने के लिए बताया, ये उसी के आधार पर हम इसे जानेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इकाई लंबाई वाला एकक शब्द भी इस्तेमाल होता है आपकी किताब में हिंदी में इकाई के लिए। तो इकाई मात्रक का या एकक मात्रक का आप कोई वर्ग ले लें। अब एकक मात्रक का मतलब, मात्रक में भी कई बच्चे सोच रहे होंगे मात्रक क्या चीज़ है। मात्रक, जब भी हम दूरी को मापते हैं तो कोई ना कोई मात्रक हम लेकर ही, मात्रक के द्वारा ही हम दूरी को मापते हैं। चाहे सेंटीमीटर लें, चाहे मीटर लें, चाहे मिलीमीटर लें, चाहे किलोमीटर लें, ये सब मात्रक जो हैं दूरी के मात्रक हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि आप कोई भी एकक मात्रक लें। एकक का मतलब होता है जिसके साथ संख्या एक हो या परिमाण एक हो। जब हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एकक मात्रक वाली स्थिति है, यानी सेंटीमीटर यहाँ मात्रक है और एक जो उसके साथ आ रहा है वो एकक या इकाई है। तो हम यहाँ पर एकक मात्रक या इकाई मात्रक की लंबाई वाला कोई भी इकाई लंबाई की भुजा वाला कोई भी वर्ग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं OABC, ये जो वर्ग बना हुआ है वो इकाई लंबाई की भुजा वाला वर्ग है। अब आप इसे 1 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाला वर्ग भी कह सकते हैं, 1 इंच की लंबाई
वाली भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं, 1 मीटर की लंबाई वाली भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो संख्या मात्रक के साथ आएगी वो एक ही होनी चाहिए और मात्रक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वर्ग आपके सामने है वो इकाई मात्रक की लंबाई वाला एक वर्ग है, इकाई लंबाई की भुजा वाला एक वर्ग है। इसमें OA बराबर 1 इकाई है, AB बराबर 1 इकाई है, इसी प्रकार BC और CO भी इकाई लंबाई के ही होंगे। वर्ग में आप जानते हैं चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वह समकोण होता है, एक समकोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज OAB की, आप देख रहे होंगे समकोण त्रिभुज OAB, इसमें OA बराबर 1 इकाई और AB बराबर 1 इकाई। और इस प्रकार यदि हम कर्ण OB का मान ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, क्योंकि कोण OAB जो है वो समकोण है यानी 90 अंश का है, इसलिए हम इस यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसलिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुजों की जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसे हम उसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और उसके आधार पर अगर OB कर्ण की लंबाई को हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले OA का वर्ग करेंगे और उसमें फिर AB के वर्ग को जोड़ेंगे और इस प्रकार दोनों का जो जोड़ आएगा उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तब हमें OB की लंबाई पता चल जाएगी, जो कि कर्ण है यहाँ पर, या वर्ग के लिए अगर हम कहें तो वो विकर्ण है। और समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें OAB की तो OB यहाँ पर कर्ण है। समकोण त्रिभुज की अगर हम को लेकर अगर चलेंगे तो हम OB को कर्ण कहेंगे और अगर हम वर्ग की बात करेंगे तब OB जो है विकर्ण हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब उसी OB की माप को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है OB बराबर वर्गमूल 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो यहाँ पर OA 1 के बराबर था, उसका वर्ग करना था हमें, तो 1 का वर्ग हो गया। फिर OB 1 के बराबर था, उसका भी वर्ग करना था, वो कर दिया और इसको जोड़ा गया है, धन चिन्ह बीच में लगा हुआ। तो ये 1 के बराबर होगा 1 का वर्ग और ये भी 1 के बराबर होगा, 1 धन 1 बराबर 2 और इस प्रकार वर्गमूल 2 हमें प्राप्त हो जाता है। यानी OB जो कर्ण है या विकर्ण है उसकी माप वर्गमूल 2 इकाई के बराबर होती है, 2 मात्रक के बराबर होती है। मात्रक के लिए इकाई शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि OB वर्गमूल 2 मात्रक लंबाई का है। अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या तरीका है? आप संख्या रेखा देखिए इस प्रकार की बनी होती है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संख्या रेखा है, उसके बीच में हमने शून्य लिया और शून्य पर ही हम O को मान लेते हैं। शून्य और O एक दूसरे पर संपाती हो जाए, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। संपाती होने का मतलब एक दूसरे को ढक लें, इस तरह की स्थिति हो जाना। तो O शून्य पर है, यह मानकर चलिए। तो और फिर जो ये वर्ग बना हुआ था इसी वर्ग को यहाँ पर बना लें। 1 इकाई मात्रक का OA ले लें और उसके ऊपर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और उसमें इकाई मात्रक की दूरी पर आप B बिंदु ले सकते हैं और फिर आप वर्ग की रचना कर लेंगे। वर्ग की रचना करना आपको आता होगा। तो वर्ग की रचना जब हो जाएगी उसके बाद OB आपको मिल जाएगा और OB यहाँ पर निश्चित रूप से, क्योंकि ये OABC जो वर्ग बनेगा वो इकाई मात्रक की लंबाई वाला वर्ग होगा और इस स्थिति में OB जो विकर्ण होगा उसकी लंबाई वर्गमूल 2 मात्रक होगी और ऐसी स्थिति में हम O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे संख्या रेखा पर और वो चाप जहाँ भी संख्या रेखा को काटेगा
उसे अगर हम P बिंदु मान लें तो यह P बिंदु ही वर्गमूल 2 को व्यक्त करेगा, प्रदर्शित करेगा या निरूपित करेगा। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दिखा सकते हैं। अगर आपको वर्गमूल 3 जो कि आपके किताब में पेज 9 पर उदाहरण 4 के रूप में दिखाया गया है कि वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को का स्थान निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यही पहले तो वर्गमूल 2 के स्थान को निर्धारित किया जाता है, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं वो भी वर्गमूल 2 मात्रक की लंबाई के बराबर है। फिर इसके ऊपर भी हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं और उसमें इकाई मात्रक की लंबाई लेकर एक चाप लगाते हैं, जिससे हमको बिंदु D मिल जाता है। तो BD की लंबाई एक इकाई मात्रक एकक मात्रक कह लीजिए या इकाई मात्रक के बराबर होगी, और ये OB जो है वर्गमूल 2 मात्रक के बराबर होगा। और इस प्रकार यहाँ पर जब हम OD को मिला देते हैं तो हमें एक और समकोण त्रिभुज मिलता है, जो कि जिसमें हम OD की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और उस स्थिति में OB का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्ग होगा, 2 मिलेगा हमको, और BD का जब वर्ग करेंगे यानी 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो OB का वर्ग धन BD का वर्ग जब करेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 धन 1 हो जाएगा, और उस स्थिति में उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तब हमें कर्ण OD की माप हमको मिल जाएगी और वो वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगी। ये आपकी किताब में उदाहरण 4 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो बात अभी मैंने बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इस प्रकार आप वर्गमूल 3 का भी स्थान निर्धारण कर सकते हैं। जब आप OD आपको पता चल गया कि OD की माप वर्गमूल 3 के बराबर है, अब आप O को केंद्र मानकर या शून्य को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का एक चाप संख्या रेखा पर लगाएंगे, और वो संख्या रेखा को जहाँ पर काटेगा उसे बिंदु Q से दिखाया गया है, और ये Q बिंदु वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करेगा या व्यक्त करेगा या निरूपित करेगा, आप यह कहेंगे। और इस प्रकार बिंदु Q हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 3 के संगत है और वर्गमूल 2 के संगत P है, बिंदु P है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको बस ये करना है कि प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करना है, और जो प्रश्न आपको कठिन लगे उसे आपको पूछना है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।